हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। इस सीरीज में हम क्लास 6, 7 एंड 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। सभी लेक्चर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके उन्हें देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड ऑल दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस हो या प्रीलिम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो आपको आपके कंटेंट को स्ट्रेंथन करने में, एनरिच करने में हेल्प करने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सेकंड विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। थर्ड इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फोर्थ इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फिफ्थ इज डेमोक्रेटिक राइट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जनरली अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हम सबको एक डेफिनेशन आती है, दैट इज डेमोक्रेसी इज द रूल दैट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। बट ये डेफिनेशन कहाँ तक सही है? आज के दौर में हर वर्ल्ड का, अगर आप हर वर्ल्ड की कंट्री को पूछे तो एवरीबडी से दैट कि दे आर डेमोक्रेटिक कंट्री। वो एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लोग उन्हें चुनते हैं, लोगों के हिसाब से ही गवर्नमेंट चलती है। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? एक ट्रू सेंस में किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लिए उनके पास क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए? और क्या डेमोक्रेटिक कंट्री होना ही सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या मोनार्की होना सही नहीं है, या किसी और ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना सही नहीं है? क्या डेमोक्रेटिक ही एक इकलौती ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो सही है? और डेमोक्रेटिक बनने के लिए क्या क्या फीचर होने चाहिए, इसी सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी बनती है टू इंपॉर्टेंट वर्ड से। डेमोक्रेसी, अगर हम इसे तोड़ें, इन वर्ड को, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को तोड़ते हैं डेमोक्रेसी, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स दैट इज डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, क्रेटिया का मतलब हो गया रूल। ठीक है। सो इट इज अ ग्रीक वर्ड, डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज डेमोस एंड क्रेटिया। तो डेमोस मतलब पीपल और क्रेटिया मतलब रूल, मतलब लोगों द्वारा शासन, दैट इज डेमोक्रेसी। जहां पे भी लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है आप उसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं। बट क्या इतना काफी है? कहीं पे भी लोगों के द्वारा शासन हो रहा है तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते तो क्या काफी है? लोगों को क्या कंपेल तो नहीं किया गया, क्या उनको फोर्स तो नहीं किया गया है उस पर्टिकुलर रूलर को चुनने के लिए? किस तरह से इलेक्शन किए गए हैं? ये सब फीचर्स जो है डेमोक्रेसी को उसका सही रूप देते हैं। ठीक है। जैसे यहां पे बोला गया है कि अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम जाएं तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां लोगों द्वारा जो रूलर है वो चुने जा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हमें डेमोक्रेसी को अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है। जैसे अगर आप म्यांमार की एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर मिलिट्री रूल था। ठीक है। तो मिलिट्री रूल में लोगों ने तो मिलिट्री को नहीं चुना, वो अपनी मर्जी से अपने फोर्स से वहां पे रूल कर रहे हैं। या आप सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लें तो वहां पर किंग का रूल है। तो क्या किंग को लोगों ने चुना है? नहीं, वो किंग इसीलिए क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए हैं, उनके आगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वही किंग बनेंगे, लोगों ने नहीं चुना है। तो ये जो डेफिनेशन है दैट इज रूल ऑफ द पीपल, कि रूलर जो हैं वो इलेक्ट किए गए हैं पीपल से, वो हेल्प करती है हमें डेमोक्रेसी को डिफरेंशिएट करने में फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जहां पे फोर्सफुल रूल हो रहा है या तो मिलिट्री का और या फिर किंग का। ठीक है। यहां तक तो सही है। बट क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने होंगे जिससे हमें डेमोक्रेसी का जो ट्रू डेफिनेशन है या ट्रू सेंस है वो आइडेंटिफाई हो। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर द रूलर्स? कि जो भी रूल कर रहे हैं
ऑल्दो ये कहा गया कि ठीक है जो लोगों द्वारा चुने गए हैं रूलर्स, बट वो रूलर्स क्या लोगों ने विलिंगली चुने हैं या उनको फोर्स किया गया है? रूलर्स है कौन? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है पाकिस्तान की, दैट इज पाकिस्तान में जब 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया। जो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उस वक्त डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसे उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया और खुद को उस कंट्री का बना दिया चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, खुद को उन्होंने कह दिया कि अब इस कंट्री का जो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं वो मैं हूं, और जो भी कंट्री चुनी गई थी, जो भी गवर्नमेंट, उसे उन्होंने हटा दिया। ठीक है, लेटर ऑन उन्होंने इस डेजिग्नेशन को चेंज करके 2002 में खुद को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब आप देखिए इसमें क्या कहीं लोगों का अप्रूवल हो रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है? नहीं, वो खुद अपनी पावर का मिस यूज करके ये कर रहे हैं। पहले क्योंकि मिलिट्री में थे, जनरल थे, उन्होंने मिलिट्री यूज करके वहां की गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसे हटा दिया। खुद वो आप कहे पोस्ट पे आ गए, खुद को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। लेटर ऑन 2002 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने फिर रेफरेंडम भी लाया। रेफरेंडम क्या होता है कि जहां पे ना लोगों द्वारा वोटिंग कराई जाती है कि ये भी जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, ये जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें आपका क्या राय है। ठीक है, वोटिंग कराई जाती है सभी लोगों से। रेफरेंडम लोग जो फेवर में देते हैं तो फिर उस चीज को माना जाता है। बट वहां के मीडिया ने और वहां के जो भी लीडर्स थे, उनका कहना ये था कि ये रेफरेंडम भी क्लियर नहीं था, ये रेफरेंडम भी फोर्सफुल रेफरेंडम था। लोगों को फोर्स किया गया था, डराया गया था, और उन्होंने मजबूरी में इस रेफरेंडम में परवेज मुशर्रफ के फेवर में वोट किया था। ठीक है, उनके जो है उनकी आप कहें एक तरह से उनकी सपोर्ट में वोट किया था। ठीक है, लेटर ऑन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया और प्रेसिडेंट की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि वो बहुत सारी चीजें खुद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो उन्होंने एक 2002 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट के लिए ये ऑर्डर लाया कि वो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज को प्रेसिडेंट कैन डिसमिस प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नेशनल असेंबलीज। ठीक है, आप एक तरह से प्रोविंशियल असेंबली समझ लीजिए, जैसे हमारी स्टेट की असेंबलीज होती है ना, वैसे प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली समझ लीजिए हमारी लोकसभा राज्यसभा। तो मतलब उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और ये सारी पावर अपने पास ले आए कि उनके पास पूरी पावर है कि वो नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिस आफ्टर पासिंग दिस लॉज। तो इस लॉ के पास होने के बाद जो भी मेजर पोर्टफोलियो था, जो भी मेजर मिनिस्ट्री थी, उसका रूल किसके हाथ में दे दिया? मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, सो उसके बाद इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, लेकिन वो इलेक्शन बहुत ही आप एक तरह से कहें बायस्ड इलेक्शन थे। वो पूरे मैनिपुलेटेड इलेक्शंस थे, क्योंकि हर जगह अपनी पावर का मिसयूज करके लोगों को फोर्स किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के फेवर में देने का। अगर वो किसी और को भी चुनते तो उसे डिसमिस कर सकते थे प्रेसिडेंट। तो आप क्या कहेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की निशानी है? कहने को तो पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट यहाँ पे रूलर्स देखो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस हो रही है, लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं, बट वो उनके ट्रू आप चॉइस बोले तो ट्रू चॉइस नहीं है, और ना ही उनके पास किसी तरह की पावर है। अगर कोई भी वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आता, तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था, दैट इज हु आर द रूलर्स। ये डिसाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर डेमोक्रेसी क्या ट्रू डेमोक्रेसी है, वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि रूलर्स कौन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ इलेक्शंस, कि जो इलेक्शंस हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं।
ठीक है, इलेक्शंस जो कंडक्ट कराई जा रही हैं, डेमोक्रेसी का जो आप एक तरह से कहें जो पिलर है या उसका जो सपोर्ट है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन कितनी फ्री एंड फेयर होती हैं, दैट डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इलेक्शन में पावर का मिसयूज हो रहा है, वहां पे पैसे का मिसयूज होकर मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो इलेक्शन बेशक वहां हो रही है, बट डेमोक्रेसी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी और क्राइटेरिया फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, यहां पे एग्जांपल दी गई है चाइना की। चाइना में रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस कराए जाते हैं, ठीक है, बट वहां पे जो मेन आप कहे पार्टी है, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, उसके अराउंड 3000 मेंबर्स हैं जो पूरे चाइना से चुने जाते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी पर्सन को इलेक्शन लड़नी है ना, कोई भी चाहता है एमपी बनना, उसको कंटेक्स्ट करना है इलेक्शन के लिए, तो उसे पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, अगर छोटी पार्टीज हैं कोई भी, तो भी आपको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से जो है अप्रूवल लेना होगा। सो अक्सर जो भी गवर्नमेंट चाइना में बनती है, दैट इज फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप देखिए, चॉइस ही नहीं है लोगों के पास। इलेक्शन हो रही है, लेकिन क्या है, कोई भी कैंडिडेट को खड़े होना है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना है। मैक्सिमम मेंबर कहां से आ रहे हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस से आ रहे हैं, कुछ मेंबर मिलिट्री से चुने जा रहे हैं। तो जब आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको चुनने के लिए ऑप्शन ही एक ही दिया जा रहा है, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो गया? रूलर एक ही पार्टी से आ रहा है, एक ही माइंडसेट है, तो अगर आप आप कहें उनके डिसीजन से आप एग्री नहीं करते, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आप कैसे उसको चेंज करेंगे? सो इलेक्शन कितनी फ्री है, क्या वोटर्स को पूरा आप कहे चांस मिल रहा है रूलिंग गवर्नमेंट को हटाने का, उनकी जगह दूसरी गवर्नमेंट को लाने का? क्या उनके पास पूरे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं उनको? सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर एनी कंट्री टू बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, सेकेंड यहां पे एग्जांपल दी गई है ऑफ अ कंट्री मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में 1930 से, जब से मैक्सिको आजाद हुआ है, तब से रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2000 तक जो हर एक इलेक्शन थी मैक्सिको में अप टू टिल 2000 जो भी इलेक्शंस हो रही थी, वो पीआरआई एक पार्टी है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उसी के द्वारा जीती जा रही थी। ओपोजिशन पार्टी कंटेस्ट जरूर करती थी, पर वो कभी भी जीत नहीं पाती थी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे 6 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, पर हमेशा एक ही पार्टी जीत रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ओपोजिशन पार्टी कंटेस्ट कर रही है, बट वो जीत नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये जो रूलिंग पार्टी है, ये अपनी पावर का यूज करके, पैसों का यूज करके ओपोजिशन पार्टी को जीतने ही नहीं दे रही। हमेशा मीडिया को भी खरीद लिया जाता है, मीडिया में भी ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं कि ओपोजिशन पार्टी को नीचा दिखाया जाए, रूलिंग पार्टी को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाए। ठीक है, मीडिया को चुना जा रहा है। ठीक है, पावर्स आपकी यूज की जा रही हैं, पुलिस को यूज किया जा रहा है। लास्ट मोमेंट में ऐसा कर दिया जाता था कि पोलिंग बूथ जो हैं, जहां पे वोट किए जाते हैं, उनको लास्ट जगह से शिफ्ट कर दिया जाता था, तो बड़े लोग वोट ही नहीं दे पाते थे कि आज सुबह वोटिंग होनी है, तो रात को पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर दिए, तो लोग कैसे पहुंचेंगे वहां वोट देने? तो इस तरह से बहुत मैनिपुलेशन करके ये पार्टी अक्सर जीतती रही। तो आप देखिए, लोगों के पास चॉइस है ही नहीं उनके अलावा किसी और को चुनने की। पावर यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, उस वजह से दूसरा उनके पास ऑप्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चाइना और मैक्सिको की एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है, उसका मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कितनी सफाई से, जस्टिस के साथ हेल्ड हो रही है, वोटर्स को ऑल्टरनेटिव्स की चॉइस है, रूलिंग पार्टी को अगर कुछ काम गलत कर रही है तो उनके अगेंस्ट बोलने का हक है, मीडिया उनके अगेंस्ट बोल रही है, पूरा आप कहें क्लियर पिक्चर वोटर्स के सामने लाई गई है। ठीक है, सो फर्स्ट इज हु आर द रूलर्स, कि रूलर हैं कौन, क्या वो हेरिडिटरी हैं, क्या वो फोर्सफुली चुने जा रहे हैं। सेकेंड इज इलेक्शन, ठीक है, कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फीचर जो एक कंट्री को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाती है। तीसरा है हु कैन वोट।
यस, यहाँ पे हमने किया पहला हु आर द रूलर्स, सेकेंड इलेक्शन दैट इज फ्री एंड फेयर, थर्ड इज हु आर द वोटर्स, हु कैन वोट और हु आर द वोटर्स। ठीक है, तो देखिए अगर किसी कंट्री को ट्रू डेमोक्रेसी कहलाना है तो वहां पे हर पर्सन को वोट करने का हक होना चाहिए। जैसे हमारे देश में दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर 18 साल से ऊपर का पर्सन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात से हो, किसी भी कलर सेक्स से हो, ही कैन वोट, ही और शी कैन वोट। ठीक है, लेकिन अगर लिमिटेड क्राइटेरिया रखा जाएगा वोटिंग का तो तब भी आप कहें डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में नहीं होगी। साथ ही इंपॉर्टेंट है दैट इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, कि हर एक पर्सन जो वोट डाल रहा है उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। कि अगर कोई गर्ल वोट डाल रही है तो उसकी भी उतनी वेटेज है, अगर कोई बॉय डाल रहा है उसकी भी इतनी वेटेज है। ठीक है, अगर कोई किसी रिलीजन का पर्सन डाल रहा है, कोई दूसरे रिलीजन का डाल रहा है, उनकी भी इक्वल वेटेज है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है जैसे अप टू सऊदी अरेबिया की टिल 2015 में सऊदी अरेबिया में विमेन्स को वोट करने का हक नहीं था। तो क्या वो ट्रू डेमोक्रेसी है? क्योंकि वोटर ही आप कहें इंक्लूसिविटी नहीं है वोटिंग में, हर एक को हक नहीं है। ठीक है, अगर आप फिजी की बात करें, फिजी, तो फिजी में जो इंडिजिनियस लोग हैं वहां के, उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू इंडियन फिजियन। जो लोग इंडिया से वहां माइग्रेट हुए हैं उनके वोट की लेस वैल्यू है और जो वहां के इंडिजिनियस लोग हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, एस्टोनिया की बात करें तो वहां पर सिटीजनशिप रूल्स आर मेड इन अ सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया में जो लोग रशिया से वहां आए हैं उनको राइट टू वोट नहीं है। तो सऊदी अरेबिया में अब तो विमेन्स के पास राइट है, बट 2015 तक विमेन के पास राइट नहीं था, तो इंक्लूसिविटी नहीं है। फिजी में वोट की वेटेज अलग है, एस्टोनिया में भी रशियन को वोट का राइट नहीं है। तो ये सब चीजें हमें क्या बताती है कि कहने को वो डेमोक्रेसी है, बट वोटिंग में इंक्लूसिविटी नहीं है। वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो नहीं चल रहा। वन वोट वन पर्सन, I don't know what is happening to it. Just a sec. One vote, one person and one value. तो ये जो कंसेप्ट है ये भी किसी भी कंट्री को एक ट्रू आप कहे डेमोक्रेसी बनाता है। पहला कि रूलर्स कौन है, दूसरा इलेक्शन कितनी फ्री एंड फेयर है, एंड थर्ड इज कि किनके पास वोट का हक है, हु कैन ऑल इलेक्ट पर्सन्स। ठीक है, तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है इट इज व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज। ठीक है, yes, so the fourth important point is what form of government। ठीक है, आपने रूलर्स जो हैं वो लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो रहा है, सबके पास इक्वल चॉइस है, जो गलत कर रहे हैं ओपोजिशन को भी पूरा चांसेस मिल रहे हैं जीतने का। ठीक है, कोई पावर कोई फोर्स का यूज नहीं किया जा रहा, मनी का यूज नहीं किया जा रहा। थर्ड इज हु आर द वोटर्स, सबको वोटिंग का हक है, सबके वोट की इक्वल वेटेज है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का सिस्टम है। ठीक है ना, लास्ट क्राइटेरिया क्या आता है कि व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज। एक बार जब गवर्नमेंट चुन ली गई उसके बाद
क्या गवर्नमेंट अपने आप एक तरह से कहे ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है कि वो अपनी मर्जी से सब कर रही है? अब उसकी गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। अब वो जो मन करे वो रूल करेगी, जो मन करे कानून लाएगी, जिस मर्जी पर्सन को एट्रोसिटीज कर देगी, जिस मर्जी पर्सन के साथ चाहे। ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट कि इवन आफ्टर इलेक्शन देयर शुड बी अ चांसेस कि लोगों को अगर लगे कि जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग उन्होंने इलेक्ट किए हैं वो गलत काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर मैनिफेस्टो, जो उन्होंने वादे किए थे वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो लोग उन्हें उनके ऑफिस से हटा सके, उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया जा सके, गवर्नमेंट को नीचे लाया जा सके। इसका पूरा राइट भी जो लोगों के पास है वो होना चाहिए। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस अटेन की थी इन 1980। ठीक है, जब से उन्होंने इंडिपेंडेंस अटेन की तब से लेकर वहां पर एक ही पार्टी थी, दैट इज ज़ानू पीएफ, जो कि वहाँ की आप कहें एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी ये, उसने बहुत ज़्यादा रोल निभाया था उनकी इंडिपेंडेंस में, जिम्बाब्वे की जब फ्रीडम स्ट्रगल चला था। ठीक है, तो जब जिम्बाब्वे, यस इट इज जिम्बाब्वे, ओके, जब जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जितनी भी इलेक्शन हुई वहाँ पे ज़ानू पीएफ करके जो पार्टी थी वही जीतती थी, क्योंकि उसने फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था और लोगों में उसका काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी था। ठीक है, तो उनका जो लीडर था दैट इज रॉबर्ट मॉगबे। उसने काफ़ी देर तक कंट्री को रूल किया। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या है अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करना शुरू कर दिया इलेक्शंस में। ठीक है, ओवर द इयर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, और प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बना दिया। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा आपका एक तरह से करे टॉर्चर किया गया, उनकी मीटिंग को डिसरप्ट किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, डिमॉन्स्ट्रेशन की और गवर्नमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया। ठीक है, टेलीविजन रेडियोज उस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी का वर्जन ही देती थी। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स अगर कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ छापते भी थे तो भी गवर्नमेंट उनको आप एक तरह से कहें उनको इग्नोर कर देती थी, चाहे उनको जेल में डाल दिया जाता था या उनको प्रेशराइज किया जाता था। ठीक है, सो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें क्या सिखाता है कि ऑल्दो वो जो पार्टी थी दैट इज ज़ानू पीएफ, वो फ्रीडम स्ट्रगल में उसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसने लोगों को आज़ादी दिलवाई, लोगों का बहुत विश्वास था इस लीडर पे भी, रॉबर्ट मॉगबे पे भी। पर जब वो रूलिंग में आए उसके बाद वो अनफेयर मीन यूज करने लगे। अब वो गलत तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, ओपोजिशन को दबा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको हरास कर रहे हैं, टेलीविजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर इलीगल, अनफेयर। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों द्वारा चुने गए रूलर्स, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। जब वो पावर में आ जाते हैं वो पावर का मिसयूज करते हैं। सो डेमोक्रेसी में इस चीज का भी प्रावधान होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए कि आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्टेड अ गवर्नमेंट, उसे उसकी जगह से हटाया जा सके अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करे, अगर वो लॉ के खिलाफ काम करे। ठीक है, सो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को। सो डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर the rulers are elected by the government and the election rulers are elected by the people. Election should be fair and free and fair, and everybody has the right to vote. There should be one vote, one person, one value, and the government should work according to the rule of law and the rule of constitution. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पे भी आप इसे इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? सो हमें अब ये क्लियर हो चुका है कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ लोगों द्वारा चुनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, वोटिंग का हक होना और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का काम करना भी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी। यहाँ ये सवाल पूछा गया है कि वर्ल्ड में क्या सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या डेमोक्रेसी ही है? क्या डेमोक्रेसी ही अकेली ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो इस पे आप बहुत से डिस्कशन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत से लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आपस में बैठ के कभी भी एक लिमिट टाइम पे, आप एक तरह से कहें एक फिक्स टाइम तक अपना डिसीजन नहीं ले पाते, ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट चलते हैं। हम अपने ही देश में दे लें, कभी भी किसी चीज़ के निर्णय पे पहुंचना हो तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उनके बीच में वाद विवाद चलता रहता है। तो जो फाइनल डिसीजन है उसे लेने में डिले हो जाता है, डेवलपमेंट डिले हो जाती है। तो इस बेस पे ये कहा जा सकता है कि अगर कोई अथॉरिटेरियन रूल हो, कोई एक ही पर्सन हो जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो, उसको किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है, तो वो जल्दी डिसीजन ले सकता है और डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है। बट इसके कॉन्ट्रेरी आप ये भी सोच सकते हैं कि अथॉरिटेरियन रूल होने पर वो उस अथॉरिटी का मिस यूज भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी मिलने के बाद, बहुत बार हिस्ट्री में बहुत से केसेस हैं ऐसे, आप हिटलर का एग्जांपल ले लीजिए, अक्सर उन्होंने अपनी अथॉरिटी का जो है गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स हैं, देयर आर सम आर्गुमेंट्स जो ये कहती हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कुछ हैं जो कहती हैं कि डेमोक्रेसी इज, ऑल्दो इट इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट एट प्रेजेंट इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट में अगर हम कहें तो सबसे पहले है कि जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। आप देखें डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद हमारे देश में भी इलेक्शंस होती रहती हैं, पार्टीज बदल रही हैं, लीडर्स बदल रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर भी बहुत होता है और डिसीजन में भी डिले होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप कहें तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत से मिनिस्टर्स हैं, कन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सी चलती रहती है और डिले जो डिसीजन है वो डिलेड हो जाता है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कि इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी हो सकता है। मोस्टली दे कैन टेक अ बैड डिसीजन। जो भी लीडर चुने जाते हैं, जैसे हमारे देश में भी बहुत बार ऐसे लीडर्स चुने गए हैं जिनको लॉ की जानकारी नहीं थी और उनके द्वारा बहुत गलत डिसीजन लिए गए हैं, जिन्हें लोगों ने बहुत लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में यह भी कहा जाता है कि आम जनता नहीं जानती कि क्या उसके लिए बेहतर है क्या नहीं, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन सब में सेम नहीं है, सब इक्वली लिटरेट नहीं है, तो हर एक को नहीं पता है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से चलेगी और क्या सही है। लोग जनरली अपने पर्सनल, आप एक तरह से कहे, फायदे के लिए वोट दे देते हैं, ठीक है। सो पर्सनल मोटिव के बेस पे वो वोट दे देते हैं, जो कि लार्ज, आप एक तरह से कहें नेशन के लेवल पे, दैट इज नॉट गुड। सो दीज आर द कॉजेज जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी शुड नॉट बी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि लोग चुन रहे हैं, लोगों का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अपने पर्सनल मोटिव के लिए। जैसे जो जनरली जब वोट जो मैनिफेस्टोस चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है हम आपको फ्री लैपटॉप्स देंगे, फ्री साइकिल्स देंगे, फ्री बिजली देंगे, तो लोग उन्हें वोट कर देते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि इन सब के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो कहाँ से आएगा, दैट इज़ फ्रॉम द इनकम टैक्स इटसेल्फ, है ना। तो इस तरह का जो कैलकुलेटेड डिसीजन है वो लोग नहीं ले सकते, ठीक है। लीडर्स जो हैं वो भी अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन लेते हैं, तो उनके द्वारा लिए गए डिसीजन भी लॉन्ग टर्म में गलत हो सकते हैं, ठीक है। फ्री जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसका एक्सपेंडिचर का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में वो भी तो इफेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है वो ऐसे डिसीजन ले जो पर्सनल मोटिव के लिए हो, लॉन्ग टर्म में नेशन को इम्पैक्ट करें, ठीक है। डिसीजन डिले हो जाता है और लीडरशिप फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। बट अगर इनके फेवर की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 1958-61 में एक चाइना में फेमाइन आई थी, ठीक है। इंडिया भी उससे इम्पैक्ट हुआ था, बट इंडिया में उतने लोगों की डेथ नहीं हुई थी, उतने लोग इफेक्टेड नहीं हुए थे जितने चाइना में हुए थे। उसका रीज़न ये था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और चाइना में आप ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ठीक है। सो
दिस इज द कंडीशन कि जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो आप कहें अकाउंटेबल हैं, वो जवाबदेह हैं, उनको लोगों के हिसाब से काम करना पड़ता है, वरना लोग उन्हें उनकी जगह से हटा देंगे. सो दैट इज द रीजन कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर. ठीक है, उनको वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, उन्हें अपने हर काम के लिए लोगों को जवाब देना पड़ता है. अगर आज कोई फ्लड आया है, आज कोई अर्थक्वेक होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है और लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती, तो वो उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है. आपने हिस्ट्री में देखा भी है, बहुत सी मेजर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके बहुत चांसेस थे मेंटेनेंस रखने के गवर्नमेंट के, बट उन्हें हटा दिया गया. वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत ही नहीं पाई और हारी तो बहुत बुरी तरीके से हारी. ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ द पीपल. फाइनल जो अथॉरिटी है वो लोगों के हाथ में है. वो जो रूल कर रहे हैं उनको हटा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं. प्रेजेंट जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट भी आप देख के बता सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी आप कहे आ रहे थे पोल्स, एग्जिट पोल्स के जो थे, उनके बिल्कुल अलग ही रिजल्ट आया. ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी कि जो एक्चुअल अथॉरिटी होती है दैट रिसाइड विद द पीपल, और गवर्नमेंट जो है दैट इज अकाउंटेबल. सो ऑल्दो डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो इस पूरे चैप्टर में यस वन मोर थिंग दैट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, पहला तो कि क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, दूसरा कि हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा आप कहें डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना कॉमन बात है. डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, वहाँ कन्फ्लिक्ट होना कॉमन बात है. वहाँ पे अगर किसी एक पर्सन के हिसाब से गवर्नमेंट को चुन लिया जाएगा तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी. ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी होना, जहाँ पे सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज ईजी. सो फर्स्ट इज दिस इज अ मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट. सेकेंड, इट हेल्प्स इन द मैनेज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, इट ऑल्सो एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ द ऑफ सिटीजन. ठीक है, सो डेमोक्रेसी जो है ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट लेती है, इसीलिए ये सिटीजन्स के डिग्निटी को भी मेंटेन करके रखती है. ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रही है. जब भी डेमोक्रेसी काम करेगी तो सबको साथ लेके काम करेगी. लोअर क्लास के पीपल है, अपर क्लास के, इंक्लूसिविटी के साथ करेगी, इक्वालिटी को लेके चलेगी, पॉलिटिकल सोशल जस्टिस को, इन सब को साथ लेके चलेगी. तो इट हेल्प्स इन द एनहांसमेंट ऑफ द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. ठीक है, सो दीज आर ऑल द आप एक तरह से कहें दीज आर ऑल थिंग्स which proves that the democracy is the most appropriate form of government. ठीक है, so one more thing, that is democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटेबल तो है, उनको जवाब दे तो देना पड़ेगा. पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स होता है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट उनसे क्वेश्चन पूछती है. ठीक है, देन क्योंकि इक्वालिटी के बेस पे आप चल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी राइट होती है, लोगों की डिग्निटी भी मेंटेन होती है. साथ ही डेमोक्रेसी आपको पूरा हक देती है कि आपने जो गलती की है, गलत इंसान को चुन के, आप वो नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर सकें. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, मैक्सिको का देखा, जिम्बाब्वे का देखा, वहाँ पर पाकिस्तान का देखा. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली. लोगों के पास राइट ही नहीं है उनको बदलने का, उनके पास चॉइस ही नहीं है. चाइना का एग्जाम्पल लिया, ओपोजिशन, उनके पास ओपोजिशन चॉइस ही नहीं है कि वो किसी और को चुने. दे आर बाउंड टू चूज दैट पर्टिकुलर पार्टी ओनली. ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी चॉइस प्रोवाइड करती है और ये हक देती है कि वो अपनी की हुई गलती को सुधार सके. सो आज के पूरे लेक्चर में हमने जाना कि डेमोक्रेसी डेप्थ में इन व्हाट इज डेमोक्रेसी और क्या इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर हैं जो डेमोक्रेसी को अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट करते हैं. साथ ही डेमोक्रेसी ही क्यों अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हमने आज जाना. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक में, नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.